मैंने अपनी पिग फार्म के सुअरों के नाम रखने के लिए एक लाइव स्ट्रीम शुरू किया और मैंने उनके नाम वही रख दिए जो लोग मुझे इंटरनेट पे गाली दे रहे थे। लास्ट में एक बहुत ही क्यूट व्हाइट गोल मटोल और प्यारा सा सुअर बच गया, तो मैंने उसे सुआनिंग बुलाने पर जोर दिया और ये बात इंटरनेट पर देखते ही देखते वायरल हो गई। पर सबको चौंकाते हुए उस मशहूर एक्ट्रेस ने पब्लिकली रिप्लाई कर दिया। फोटो में वो एक डॉगी को गले लगाए हुए थी और उसने लिखा, इसका नाम चेन चेन है, मैं यानी चेन हूँ। 3 साल पहले तक मैं एक अनजान एक्टर था। एक शो के दौरान मैंने अपने एक साथी को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंटली जेंसी को धक्का दे दिया था। उसके बाद उसने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। पूरे इंटरनेट ने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन ये सीक्रेट ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका। मेरे पापा, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने सीरियस होकर मुझे अपनी पूरी जायदाद का वारिस बनने के लिए वापस आने का ऑर्डर दिया, पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए मैं चुपके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर हुआ। वो स्कैंडल फैलाने के बाद मेरे पापा ने मुझे सीधा पिग फार्म में फेंक दिया, जहां मैं बस सुअरों को खाना खिलाता, खुद खाता और सो जाता था। फिर अचानक बहुत सारे छोटे छोटे सुअर पैदा हो गए। बोर होकर मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, तो मैंने उनके नाम रखने के लिए लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया। पर जैसे ही मैंने स्ट्रीम शुरू किया, 10,000 लोग एक साथ एंटर हो गए। मैं तो डर ही गया। मुझे लगा कि शायद मैं बहुत फेमस हो गया हूँ, पर रियलिटी ये थी कि मैं सिर्फ अपने नेगेटिव स्कैंडल्स के लिए फेमस था। मेरे शोज कभी हिट नहीं होते थे, पर मैं फिर भी हार नहीं मानता था। लोगों को एंटर होते देख मैंने उन छोटे सुअरों को कैमरे के सामने कर दिया, अपनी गला साफ किया और बोला, हाय, मैं यान चीचेन हूँ, मैं इन सुअरों के नाम रखना चाहता हूँ, क्या कोई सजेशन है आपके पास? पर कमेंट्स में लोग बस मुझे गालियां ही दिए जा रहे थे। कहने लगे कि ये फिर से आ गया। मुझे पता था कि ये देहाती बैकग्राउंड से है। पढ़ते पढ़ते मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि कोई नाम तो बता ही नहीं रहा था। तभी ये कमेंट देखकर मुझे एक धांसू आइडिया आया, अगर ये लोग अपने वर्ड से मुझे हर्ट कर सकते हैं, तो मैं इनके नामों को इन सुअरों के लिए क्यों नहीं यूज करूं। मैंने उस बंदे को टारगेट किया जो सबसे ज्यादा गाली दे रहा था और सबसे बदसूरत सुअर को चुना, जो एकदम ब्लैक था और उसके दांत बाहर निकले हुए थे। मैंने उसे उठाकर कैमरे के सामने किया और कहा, इस सबसे बदसूरत सुअर का नाम शियाओवेन होगा। चैट एक सेकंड के लिए जम गई और फिर लोग हंसी के मारे लोटपोट हो गए। कुछ लोगों ने तो मुझे महंगे गिफ्ट भी भेजना शुरू कर दिए। चैट आगे बढ़ती गई। तभी एक और मैसेज पर मेरी नजर पड़ी, जो कह रहा था कि शियाओकेन एक हैंडसम बंदा ढूंढ रही है, तू इतनी अटेंशन क्यों ग्रैब कर रहा है, कितना चीप है तू। तभी एक सुअर ने मेरी टांग को टच किया। मैंने उसे उठाया और कहा, इस दूसरे सबसे बदसूरत सुअर का नाम शियाओ किंग होगा और इसे बदसूरत लोग ही पसंद है। पूरी चैट में फिर से हंसी का ब्लास्ट हो गया। एक रिच फीमेल व्यूअर को इतना मजा आया कि उसने सबसे महंगा गिफ्ट भेज दिया। मेरी पहली लाइव स्ट्रीम थी और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा गिफ्ट देखकर मैं तो शॉक ही हो गया। वो बंदी लगातार महंगे गिफ्ट भेजे जा रही थी और पब्लिक का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। लाइव स्ट्रीम में पूरा केओस मच गया। तो मैंने बीच में आकर कहा, बस करो भाई, अब इतने मैसेजेस मत भेजो, अभी भी बहुत सारों के नाम बाकी हैं। फिर मैंने हैकर्स के नाम पर उनके नाम रखना जारी रखा और लास्ट में वही गोल मटोल व्हाइट सुअर बचा जो सच में बहुत क्यूट था। सबने उसके नाम की डिमांड की। मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ और बोला, इसका नाम सिर्फ सुआनी ही हो सकता है। और ये सुनते ही चैट पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई। लोग चिल्लाने लगे, क्या बोला, फिर से बोल, तू मेरी गॉडेस को सुअर बुला रहा है, तुझे बर्बाद होना है क्या? उनका रिएक्शन देखकर मैंने बात को बिना बढ़ाए उस सुअर को उठाया और लाइव स्ट्रीम कट कर दिया। आखिर नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो पब्लिसिटी ही होती है ना, तो उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा क्यों ना उठाऊं। वैसे भी अगर मैं इस बारे में पहुंचा हूं तो उसी की वजह से, तो क्या मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी बाहर नहीं निकाल सकता? सुआनिंग और मेरी हिस्ट्री बहुत पुरानी और गहरी थी। हमारे दादाजी बहुत पक्के दोस्त थे और पेरेंट्स के टाइम से ही दोनों फैमिलीज के रिलेशन काफी क्लोज थे। ऊपर से हम नेबर्स भी थे, तो हम बचपन से साथ में ही बड़े हुए थे। वो हर चीज में हमेशा टॉप करती थी, इसीलिए घर वाले हमेशा मेरी तुलना उससे करते थे और मैं उसे कभी बीट नहीं कर पाता था। मेरी मम्मी बचपन में ही गुजर गई थी और पापा हमेशा काम में बिजी रहते थे, इसलिए वो मुझे सुआनिंग के पास ही छोड़ देते थे। हम एक जैसे थे, पर वो हमेशा मुझ पर अपना कंट्रोल चलाती थी, यहाँ तक कि कम मार्क्स आने पर मुझे डांटती भी थी। पर पता नहीं क्यों, एक बार अपने दोस्त की लव लेटर डिलीवर करने के बाद सुआनिंग पूरी तरह से बदल गई। वो मेरी केयर तो करती थी, पर पहले जैसा वाइब नहीं रहा। फिर जब मैं पढ़ाई के लिए अब्रॉड चला गया तो उसने मुझसे कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया। जब मैं वापस आया तो वो एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस बन चुकी थी। हम कुछ बार मिले जरूर, पर मैं भी तब तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने लगा था, तो गॉसिप से बचने के लिए हम पब्लिकली ज्यादा बात नहीं करते थे। दूसरों के लिए वो एक एलिगेंट और मिस्टीरियस गॉडेस थी, पर असल में वो बहुत ज्यादा रिवेंजफुल थी। बचपन की कोई भी गलती वो कभी नहीं भूलती थी। अगर मैं कुछ गड़बड़ करता तो तुरंत भागकर मेरे पापा को बता देती थी। बड़े होने के बाद भी मेरे हर एक स्कैंडल की खबर वो मेरे पापा को भेज देती थी और पापा मेरी अच्छी खासी कुटाई कर देते थे। वो वीडियो भी जिसमें मैंने गेव किंग्स को धक्का दिया था, उसने ही पापा को भेजा था और अगले ही दिन मैं इस फार्म में लैंड हो गया। इसलिए एक सुअर का नाम उसके नाम पर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना? ऊपर से मैंने सबसे क्यूट सुअर को चुना था, पर मेरी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उस एक्ट्रेस ने सुबह के 6 बजे ही एक पोस्ट डाल दिया था। मैं तब सो ही रहा था जब मेरे मैनेजर ली का कॉल आया और मेरी नींद उड़ गई। मैंने सोते सोते ही फोन उठाया तो ली की तीखी आवाज सीधे मेरे कान में चुभी। हाय ईचेन, ये तूने क्या बवंडर खड़ा कर दिया रे? सुअरों के नाम रखना ही कम था क्या जो तूने उस एक्ट्रेस का नाम यूज कर लिया? मैं अभी पूरी तरह से होश में नहीं था। मैंने पूछा, कौन सी एक्ट्रेस भाई? दूसरी तरफ ली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने चिल्लाकर कहा, ट्रेंडिंग टॉपिक्स देख जरा, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। चाहे तू जमीन के नीचे गड्ढा खोद कर छुप जा, पर तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैंने तुरंत अपना वेब अकाउंट खोला और ट्रेंडिंग सेक्शन देखते ही मेरी धड़कनें रुक गई। एक अनजान एक्टर ने सुअर का नाम सुआनिंग रखा। ये बंदा है कौन और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? एक्ट्रेस ने देर रात दिया गुस्से में करारा जवाब।
कांपते हाथों से मैंने सुहानी की प्रोफाइल खोली और देखकर सन रह गया। उसकी पोस्ट में लिखा था, इसका नाम चेन चेन है, और फोटो में उसने एक लोकल ब्रीड के कुत्ते को पकड़ा हुआ था। मैं झटके से उठकर बैठ गया। वो औरत पूरी तरह से साइको हो चुकी थी। उसने ही मेरी शिकायत पापा से की थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो अगर मैंने एक छोटे से सुअर का नाम उसके नाम पर रख दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। मैंने वेबो पर सारे रूमर्स पढ़े। ज्यादातर लोग मुझे गालियां दे रहे थे और कुछ मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कई लोग पूछ रहे थे कि हमारे बीच क्या चक्कर चल रहा है। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि मैं गेव किन्सी के सामने कुछ भी नहीं हूँ और सुहानी के लायक तो बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब पढ़कर मैंने गुस्से में अपने दांत भींचे और कुतिया नाम से सेव किए गए कॉन्टैक्ट को टेक्स्ट किया, सुहानी देख तूने क्या पोस्ट किया है, मुझे फालतू की प्रॉब्लम में डाल दिया, अभी के अभी इसे डिलीट कर। ऐसा लगा जैसे वो मेरे ही मैसेज का वेट कर रही थी। उसने तुरंत रिप्लाई किया और एक वॉइस नोट भेजा जिसमें उसकी हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसकी सॉफ्ट आवाज सीधे मेरे दिल को छू गई। उसने साफ बोल दिया, नहीं करूंगी, और फिर ऑफलाइन हो गई। मैंने उसे और मैसेजेस भेजे पर उसने मेरे कॉल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। डर के मारे मैं तुरंत उठा, थोड़ा रेडी हुआ और ली की हेल्प से उस फार्म से भाग निकला। सच कहूं तो उन सुअरों को छोड़ने में मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा था। तो मैंने मन ही मन उनसे दोबारा मिलने का वादा किया। ली ने मेरे लिए एक शो अरेंज किया था। वो मेरी इस अचानक मिली पॉपुलैरिटी को कैश बनाना चाहता था। और हाँ, अब मैं फेमस तो हो चुका था, भले ही सबसे फालतू वजह से क्यों न हुआ हूं, पर स्टेज पर पहुंचकर मैं फिर से ब्लैंक हो गया। शो की टीम पूरा ड्रामा क्रिएट करना चाहती थी। उन्हें पता था कि मेरी और गेव किन्स की बिल्कुल नहीं बनती, फिर भी उन्होंने हम दोनों को एक साथ टीम में रख दिया। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक हम जीत रहे थे तब तक सब ठीक था, पर ऑडियंस को ये ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोग कमेंट करने लगे कि यार ये चेन को क्यों बुलाया भाई, कितना इरिटेटिंग बंदा है ये, क्या ये किन्स का नाम यूज करना बंद कर सकता है, ये हर जगह क्यों टपक पड़ता है। भाई सच कहूं तो मैं खुद वहां नहीं रहना चाहता था। अपनी बैंड बजाने वाले बंदे को कौन देखना चाहेगा। गेव किन्स को देखते ही मेरा मूड खराब हो गया और गेम भी बहुत जल्दी खत्म हो गया। जेंसी को संभालना नामुमकिन था। भले ही मैं हर राउंड जीत रहा था, फिर भी हम सबसे लास्ट में आए और हम दोनों को पनिशमेंट मिली। होस्ट की वैसी स्माइल देखकर मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। होस्ट ने कहा, अपने पहले कॉन्टैक्ट को मैसेज लिखो कि आई मिस यू, क्या तुम वापस आ सकती हो। ये सुनते ही पूरी ऑडियंस एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगी। सब बहुत क्यूरियस थे, पर मेरी तो सांस ही अटक गई। मेरा पहला कॉन्टैक्ट कौन था, कहीं वो सुहानी तो नहीं थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया और मेरा हिलने का भी मन नहीं कर रहा था। गेव किन्सी ने सबसे पहले अपना फोन निकाला और अपना पहला कॉन्टैक्ट खोला, जो सिर्फ डब्ल्यू नाम से सेव था। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था, उसके हाथ थोड़े कांपे, पर उसने मैसेज भेज ही दिया और रिप्लाई भी तुरंत आ गया, आई मिस यू टू डार्लिंग, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। हिकिन्स ने तुरंत स्क्रीन ऑफ कर दी और फोन को कसकर पकड़ लिया। एक गेस्ट ने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या डब्ल्यू का मतलब सुहानी है। ये सुनकर सब और ज्यादा शोर मचाने लगे और उससे एक और मैसेज भेजने को कहने लगे, पर उसने अपना सिर हिलाया और नजरें नीचे कर ली। वो धीरे से बुदबुदाया, मेरा टास्क पूरा हो गया है, प्लीज उस पर्सन को परेशान मत करो। पर उसकी इस बात ने आग में घी डालने का काम किया। सब सोचने लगे कि पक्का वो सुहानी ही है और शायद दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मैं पूरे टाइम चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि वो प्रोफाइल पिक्चर सुहानी की तो बिल्कुल नहीं थी। भले ही वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन थी। तभी होस्ट ने सिचुएशन को कंट्रोल किया और बोला, ओके, गेव किन्सी का टास्क पूरा हो गया है, अब यान चीचेन की बारी है। और अचानक से सबकी नजरें मेरे ऊपर टिक गई। मैं सुहानी को ऐसा मैसेज बिल्कुल नहीं भेजना चाहता था, पर मैं अपने वर्ड्स का पक्का था और हार मानना मुझे पसंद नहीं था। सिर्फ एक लाइन ही तो लिखनी थी, तो मैंने सोचा कि भेज ही देता हूँ। मैंने व्हाट्सएप ओपन किया। पहला कॉन्टैक्ट सुहानी का ही था, जिसे मैंने एक कुत्ते के इमोजी के साथ सेव कर रखा था। मैंने दांत भींच कर टाइप किया, आई मिस यू, क्या तुम वापस आ सकती हो। और मन ही मन दुआ करने लगा कि भगवान के लिए वो रिप्लाई न करे। अगर वो चुप रही तो मैं उसे कुरकुरे का एक पैकेट खिलाऊंगा। पर मेरी किस्मत तो हमेशा की तरह खराब ही थी। उसका तुरंत रिप्लाई आया, तुम भी मुझे मिस कर रहे हो, पर भले ही ऐसा हो, मैं फिर भी तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा से ही करूंगी। अब्रॉड में तो तुमने कभी नहीं कहा कि मिस कर रहे हो। कोई गेम हारे हो ना तुम। इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। इतने सारे मैसेजेस पढ़कर मेरे तो होश उड़ गए। ये बंदी कभी स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यों नहीं चलती भाई। कहाँ गई इसकी वो कूल और कोल्ड इमेज। तभी उसने मुझे सीधे वीडियो कॉल कर दिया। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत कट किया, तो उसका एक और मैसेज आया, कॉल उठाओ। वो मैसेज पढ़कर मैं उसकी एक्सप्रेशन को माइंड में इमेजिन कर सकता था। उसकी आंखें गुस्से से लाल होंगी, और अगर मैंने ज्यादा भाव खाया तो वो पक्का मेरे गाल खींच कर कहेगी, ए चेन चेन, चुपचाप सीधे साधे सब सच सच बता दे। जब भी वो ऐसा करती थी, मैं डर के मारे कुछ ही सेकंड्स में सब उगल देता था, इस डर से कि कहीं सबको पता न चल जाए कि मैं असल में कौन हूं। मैंने जल्दी से टाइप किया, मैं एक शो की शूटिंग कर रहा हूं, और तुरंत फोन स्विच ऑफ कर दिया। ऑडियंस में खुशबू शुरू हो गई। किसी को भी ऐसे एंड की उम्मीद नहीं थी। लोग कहने लगे कि दूसरी तरफ जो भी है वो बहुत फनी और एटीट्यूड वाला है, बिल्कुल एक छोटे से पप्पी की तरह लग रहा है जो गुस्सा तो है पर अपनी ओनर के पास ही वापस आता है। इसलिए वो डॉग वाला इमोजी एकदम परफेक्ट बैठता है। लोगों की बातें सुनकर मैं मन ही मन हंसा। सुहानी को पप्पी बुलाने की हिम्मत तो सिर्फ इन्हीं लोगों में हो सकती है, पर मेरे पास उसे कुत्ते के नाम से सेव करने की अपनी वैलिड रीजंस थी। बचपन में जब भी वो कोई खुराफात करती थी तो गाज हमेशा मेरे ऊपर ही गिरती थी। अगर मैं नदी से मछली पकड़ता या मुर्गी के अंडे चुराता तो वो बस मुझे देखती रहती थी, और मैं बड़ा दिल दिखाकर उसे 2 अंडे दे भी देता था। पर वो चुगली करने सीधे मेरे दादाजी के पास पहुंच जाती थी और मुझे पेल दिया जाता था। एक दिन स्कूल में मेरी कुछ लड़कों से फाइट हो गई। मैंने उससे मिन्नतें की कि घर पर मत बताना। उसने हाँ भी कहा, पर जाकर सीधे मेरे पापा को बता दिया, और पापा ने मेरी अच्छी खासी सर्विस कर दी। लास्ट टाइम भी हमने एग्रीमेंट किया था कि वो इंटरनेट वाले इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताएगी। उसने मेरी तरफ देखकर नोट किया और कहा ठीक है। पर अगले ही दिन मैं फार्म में सूअरों को दाना डाल रहा था। वो सच में बहुत बेदर्द थी। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो वो हमेशा मेरी पीठ में छुरा घोंपती थी।
इसीलिए मैंने उसका नाम डॉगी रखा था। और इस बार तो उसने हद ही कर दी। अपने कुत्ते का नाम चेन चेन रखकर उसने सीधे मुझे प्रोवोक किया था ताकि सब गलत समझे। सुआनिंग बहुत रिच और ब्यूटीफुल थी। बचपन से ही वो सबकी ड्रीम गर्ल रही थी। थोड़ी डिस्टेंट पर बहुत ही पोलाइट और वेल मैनर्ड। और सच कहूं तो मुझे उसकी ये सब बातें बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। पर यह सिर्फ मेरा एक वन साइड अट्रैक्शन था। जब मैंने उससे पूछा था कि क्या उसे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए, तो उसने साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें सिर्फ एक भाई की तरह देखती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए थे और एक अच्छे छोटे भाई की तरह रहना चाहिए था। वो मेरे अलावा किसी को भी चुन सकती थी। बाहर से तो मैं ऐसा दिखाता था जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस रात उसका एक एक वर्ड मुझे दिल पर लगा था। और मैं इतना बड़ा डरपोक निकला कि जब मुझे पता चला कि किसी और ने उसे प्रपोज किया है, तो मैं बिना सोचे समझे पहली फ्लाइट पकड़कर सीधे अब्रॉड भाग गया। इसीलिए वापस आने के बाद मेरा पूरा फोकस सिर्फ काम करने और पैसे कमाने पर था। प्यार का क्या है, जब होना होगा तब हो जाएगा। अगर मैं सुआनिंग के साथ नहीं हो सकता था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझमें अभी भी बहुत कमियां थी और मैं उतना पैसा नहीं कमा पा रहा था। जिस दिन मैं अंधाधुंध पैसा कमा लूंगा, उस दिन मैं उसके जैसी 100 लड़कियों को डेट करूंगा। शो की शूटिंग देर रात खत्म हुई। ली गाड़ी चलाकर मुझे घर ले आया और मैं एक थके हुए कुत्ते की तरह बेड पर गिर पड़ा। लेटे लेटे मैं यही सोच रहा था कि पक्का मेरे पापा मेरा ही वेट कर रहे होंगे। मैं सोचने लगा कि उसे शांत करने के लिए आखिर क्या करूं। मैं बोल सकता था कि मैं भागा नहीं था, बस टहलने बाहर निकला था, या फिर बोल देता कि मेरा एक दोस्त सुसाइड करने जा रहा था और मैं उसे बचाने गया था। पर नहीं, रहने ही देता हूं। कोई भी बहाना रियल नहीं लगेगा। शायद मुझे रोते हुए अंदर जाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और एक लाइफ टाइम प्रॉमिस लेटर लिख देना चाहिए। इतना तो पक्का काफी होगा। मेरे पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे मारेंगे तो बिल्कुल नहीं। यहां तक कि मैंने रोने का पोस्टर भी रिहर्स कर लिया था। ये एकदम अनफॉरगेटेबल एंट्री होने वाली थी। मैंने एक लंबी सांस ली और सोचा कि एक्टिंग में जो कुछ भी सीखा है वो सब आज पापा के खिलाफ यूज करूंगा। मैंने मन ही मन उनसे माफी मांगी कि सॉरी पापा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे ब्लेम मत करना। जैसे ही चेन ने गेट खोला, मैं सीधा अंदर भागा और घुटनों के बल नीचे गिर गया। फिर शुरू हुई मेरी नेक्स्ट लेवल एक्टिंग। मैं रोते हुए बोला, प्यारे पापा, मैं जानबूझकर नहीं भागा था, मुझे कुछ सुअरों ने काट लिया था और मुझसे वो पेन बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे पता है कि मुझे ऐसे भागना नहीं चाहिए था और आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। मेरी एक्टिंग एकदम परफेक्ट थी। मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ रो रहा था, यहां तक कि मैं खुद भी इमोशनल हो गया। पर मेरे पापा का कोई रिएक्शन नहीं आया, तो मैं सोचने लगा कि वो मुझे उठा क्यों नहीं रहे हैं। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, बेटा ये क्या कर रहा है तू, सुआनिंग के सामने घुटनों के बल क्यों बैठा है? भाई कोई मुझे बचा लो। मैंने आवाज की तरफ मुंह घुमाया तो देखा कि सामने मेरे पापा खड़े थे, पर फिर मेरे ठीक आगे कौन था? वो सुआनिंग थी जो अपनी हंसी रोकने का ट्राई कर रही थी। उसकी आंखों में साफ मस्ती चमक रही थी। उसने मुझे प्यार से चेन चेन बुला दिया। मेरी लाइफ में कभी इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं आई थी। कोई मुझे समझाएगा कि वो अपने घर पर होने के बजाय मेरे घर में क्या कर रही थी। मैं धीरे से उठा और बोला, खैर मैंने एक्टिंग तो काफी सही की थी ना, वैसे आप इतनी देर गए यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे पापा ने बिना सोचे समझे मेरे सिर पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। वो बोले कि सुआनिंग काफी टाइम बाद यहाँ आई है, तू इससे तमीज से बात नहीं कर सकता क्या? फिर उन्होंने स्माइल किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, सुआनिंग तू इस गधे की बात पर ध्यान मत दे, इसमें कभी अकल थी ही नहीं। तुम दोनों बहुत टाइम बाद मिले हो, चलो बैठकर बातें करो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं बोला, हमारे पास बात करने के लिए बचा ही क्या है? काफी रात हो चुकी है। सुआनिंग अब तू अपने घर जा, तेरे पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे। सुआनिंग ने बहुत ही स्वीट स्माइल दी और बोली, अंकल मेरे पेरेंट्स तो ट्रिप पर गए हैं और मैं अपनी चाबियां भूल गई हूं, इसीलिए यहां रुकना चाहती थी। आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूं। मैं उसके इस झूठ पर एकदम शॉक होकर उसे देखने लगा। सुआनिंग चाबियां भूल गई? तो फिर वो इतना बड़ा चाबियों का गुच्छा क्या इल्यूजन था? मुझे इसमें किसी साजिश की बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने पहले उसे चुपचाप ऑब्जर्व करने का डिसाइड किया। मेरे पापा एकदम चिल थे। वो बोले, तू अपने पुराने वाले रूम में ही रुक जा और अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो चेन चेन से मांग लेना। सुआनिंग ने एक सीधे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया और उन्हें रेस्ट करने को कहा। पापा ने भी स्माइल किया और हम दोनों को जल्दी सोने का ऑर्डर देकर चले गए। पर कॉर्नर पर पहुंचते ही वो रुके और मुड़कर बोले, सुआनिंग का अच्छे से ख्याल रखना। उसने मुझे सब बता दिया है कि तूने उसके मैसेजेस को इग्नोर किया था। मैंने एक ठंडी सांस ली तो मैडम यहां मेरी शिकायत करने आई थी। आखिर ये चाहती क्या है? जैसे ही पापा गायब हुए, मैं गुस्से में उसके पास गया और डिमांड करते हुए पूछा, तू यहाँ क्या करने आई है? सुआनिंग ने अपनी नजरें नीची कर ली। रूम की वार्म लाइट उसके बालों पर सॉफ्टली पड़ रही थी। एक मोमेंट के लिए तो मैं खो ही गया। मुझे लगा जैसे मैं सालों पहले वाली सुआनिंग को देख रहा हूं, जो मुझे पढ़ाई में हेल्प करती थी। उसने एक हेल्पलेस स्माइल दी और बोली, तूने मेरे मैसेजेस इग्नोर किए थे, मुझे तेरी चिंता हो रही थी कारिनी तो। उस निकनेम को सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक बिल्ली की तरह एकदम चौकन्ना हो गया। चाहे कोई भी टाइम हो,
जब भी वो मुझे इस नाम से बुलाती थी मेरा रिएक्शन तुरंत ऐसा ही होता था, क्योंकि ये हमारा एक सीक्रेट था। उस निकनेम के पीछे एक ऐसी स्टोरी छुपी थी जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता था। जब मैं 18 साल का था तब मेरी फैमिली एक बड़े फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रही थी। मेरे पापा इतने बिजी थे कि वो मेरा ख्याल नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे सुआनिंग की फैमिली के पास छोड़ दिया था। मैं सुआनिंग के साथ ही स्कूल जाता और वापस आता था। एक शाम जब हम स्कूल से निकले तो वो एक हॉट डॉग स्टॉल के पास मेरा वेट कर रही थी। जब हम एक पतली सी गली से गुजर रहे थे तो मुझे किसी के कराहने की आवाज आई। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, तो मैं सुआनिंग को पीछे छोड़कर उस आवाज को फॉलो करते हुए गली के अंदर चला गया। वहां मुझे खून से लथपथ एक छोटा सा पप्पी मिला जो अभी अभी पैदा ही हुआ था। किसी घटिया इंसान ने उसे बहुत टॉर्चर किया था और वो वहां बहुत मुश्किल से सांसें ले रहा था। मैं नीचे झुका, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। उसका जबड़ा टेढ़ा हो चुका था और उसका एक पैर आधा कटा हुआ था। वो खून से सना हुआ, लगभग मरने की कंडीशन में था। फिर भी उसने हेल्प मांगने के लिए बहुत वीकली अपनी जीभ बाहर निकाली। मैं खुद बड़ी मुश्किल से अपना ख्याल रख पा रहा था, पर तभी वहां लोहे के पाइप लिए 3 बंदे आ धमके। उन्होंने मुझे धमकी भरी नजरों से देखा। उनमें से एक टैटू वाले पतले से बंदे ने जमीन पर थूका और वार्निंग दी, सुन लड़के, उस जानवर को नीचे फेंक और यहां से दफा हो जा, बीच में टांग मत अड़ा। तभी मेरी नजर उनके हाथ में पकड़े कैमरे पर पड़ी और मुझे पूरा खेल समझ आ गया। वो लोग एनिमल एब्यूज के वीडियोस बनाकर पैसे कमाते थे। मैंने एक कड़वी हंसी हंसी और उस पप्पी को और कसकर गले से लगा लिया। मैं बोला, तुम लोग जानवरों से भी गए गुजरे हो, ऐसे घटिया काम करके पैसे कमाने वाले कचरा हो तुम। वीक जानवरों पर अपनी दादागिरी दिखाते हो। मुझे तो तुम पर घिन आ रही है। देश को भी तुम जैसे लोगों पर शर्म आनी चाहिए। टैटू वाला बंदा बोला, अबे बच्चे, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, आज तुझे सबक सिखाता हूं। उसने तुरंत पाइप से मुझ पर अटैक कर दिया, पर मैंने बहुत फुर्ती से खुद को बचा लिया। बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ रहता था। उन्होंने मुझे अपनी सेफ्टी के लिए सांडा और जुजुत्सु सिखाया था। मैं पीछे की तरफ झुका और उसके दूसरे वार को भी मिस करवा दिया। जैसे ही मुझे मौका दिखा, मैंने उसके एक पैर पर जोर से मारा और उस टैटू वाले को लात मार दी। फिर मैं तुरंत घूमा और दूसरे बंदे को जमीन पर पटक दिया। वो छोटा पप्पी बिल्कुल शांत था। उसे शायद समझ आ गया था कि मैं उसे बचा रहा हूं, इसलिए वो मेरी गोद में चुपचाप पड़ा रहा। अपने साथियों को नीचे गिरता देख लास्ट वाला बंदा अपना पेशेंस खो बैठा। वो दौड़ता हुआ आया और उसने सीधा पंच मारा। क्योंकि मेरे एक हाथ में पप्पी था तो मैं सिर्फ एक ही हाथ यूज कर सकता था। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे जोर से मरोड़ दिया। वो घुटनों के बल नीचे गिर गया। तभी पीछे से दूसरे बंदे ने अटैक किया, पर मैंने उसे एक किक मारकर गिरा दिया। पर मेरा ध्यान भटकते ही घुटनों के बल बैठे बंदे ने उस पप्पी के जख्मी पैर को पकड़ लिया और मुझे जोर से मारा। उस पप्पी की चीख पूरी गली में गूंज गई। मैंने गुस्से में अपनी कोहनी से उसकी ठोड़ी पर मारा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो गया था, पर उन लोगों को संभलने के लिए इतना टाइम काफी था। एक बंदे ने चाकू से मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी और मेरी पीठ पर एक बड़ा सा कट लगा दिया। पेन के मारे मैं नीचे झुक गया। जब मैंने देखा कि लोहे का पाइप सीधे मेरे सिर की तरफ आ रहा है तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मैं कुछ महीने बेड पर पड़ा रहता और अगर दिमाग खराब भी हो जाता तो कोई बात नहीं। कम से कम मैंने एक जान तो बचा ली थी ना। भले ही मैं किसी काम का न रहता, फिर भी उस पप्पी का हीरो तो रहता, पर वैसा कुछ हुआ ही नहीं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो टैटू वाला बंदा जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सिर से खून बह रहा था। उसके पीछे सुआनिंग हाथ में खून से सनी हुई एक ईंट लिए खड़ी थी। लाइट के अपोजिट खड़े होने की वजह से उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने उस इंजर्ड पप्पी को बहुत केयर से पकड़ा, पर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी उसका एक्सप्रेशन तुरंत सॉफ्ट हो गया। उसने हाथ से ईंट गिरा दी और नीचे बैठी, पर तभी उसकी नजर मेरी पीठ पर पड़ी। वो घाव लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा था। मैं खुद तो उसे नहीं देख सकता था, पर मुझे अपनी पीठ पर कुछ गर्म गर्म महसूस हो रहा था। मेरा खून मेरे कपड़ों को पूरी तरह से भिगो चुका था। मैंने सुआनिंग को कभी इस तरह अपना आपा खोते हुए नहीं देखा था। चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा एकदम शांत रहती थी। कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती थी, पर अभी उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत अपने बटलर और एम्बुलेंस को कॉल किया और साथ ही मुझे शांत करने की कोशिश करने लगी। वो बोली, चेन चेन, डर मत, ये सब मेरी गलती थी, पर अब मैं यहां हूं ना, तू बिल्कुल मत डर। मैंने उसे बहुत कसकर गले लगा लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसकी खुशबू महसूस होते ही मेरा माइंड एकदम शांत हो गया। मैंने कहा, मुझे डर नहीं लग रहा है सुआनिंग। 15 मिनट बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और उस पप्पी को एक पेट क्लिनिक भेज दिया गया। डॉक्टर भी मेरी पीठ का इतना बड़ा कट देखकर हैरान रह गए। उन्होंने चिमटी से खून और कपड़ों के चिपके हुए टुकड़ों को निकालना शुरू किया।
वो पेन इतना अनबेयरेबल था कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरा पूरा शरीर दर्द से तड़प उठा। मैंने सुआनिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो मुझे शांत करने के लिए मेरे बालों को सहलाने लगी। घाव को साफ करना फिर भी बर्दाश्त हो रहा था, पर जब उन्होंने उस पर एंटीसेप्टिक लगाना शुरू किया तो असली नरक शुरू हुआ। घाव बहुत गहरा था। मुझे अपनी कटी हुई स्किन के अंदर कॉटन का टच महसूस हो रहा था। वो जलन मेरे पूरे शरीर में फैल रही थी और दर्द मेरी हड्डियों तक पहुंच रहा था। मेरा पूरा चेहरा पसीने और आंसुओं से भर गया था। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और आखिरकार मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मेरी रोने की आवाज सुनकर सुआनिंग ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी। मैंने अपना चेहरा उसकी चेस्ट में छुपा लिया और उसकी वेस्ट को कसकर पकड़ लिया। सुआनिंग कुछ कर तो नहीं सकती थी, बस उसने मुझे खुद से लिपटाए रखा। जो मैंने नहीं देखा वो ये था कि उसने कई बार अपनी मुट्ठियों को भींचा और फिर ढीला छोड़ दिया। ये पूरी प्रोसेस 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक चली और जब ये खत्म हुई तो हम तीनों पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे। मेरी पीठ पर पट्टी बांधते हुए डॉक्टर ने कहा, इस पर दवाई लगाते रहना और पट्टियां चेंज करते रहना। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दिन में कई बार लगाना, वरना दवाई अंदर तक नहीं पहुंचेगी। इसके लिए किसी भरोसेमंद इंसान की हेल्प ले लेना। सुआनिंग ने डॉक्टर की एक एक बात अच्छे से याद कर ली। जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तो रात हो चुकी थी। कुछ क्लासेस बंक करने के बाद सुआनिंग और मैं एक खाली क्लासरूम में अलग अलग टाइम पर पहुंचे जहां वो मेरी ड्रेसिंग करती थी। स्टार्टिंग में मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता था और मैं अपनी शर्ट उतारना नहीं चाहता था, तो उसने अपनी आईब्रो उठाकर कहा, पहले तो बड़ा हीरो बन रहा था और अब शर्ट उतारने में भी शर्म आ रही है। तू तो बड़ा नाजुक सा बच्चा निकला। आज से मैं तुझे कारिनीतो ही बुलाऊंगी। मैंने अपने गाल फुलाते हुए कहा, मैं कोई नाजुक बच्चा नहीं हूं, मैं एक हीरो हूं। पर फिर भी मैंने अपनी रेड शर्ट उतार दी। सुआनिंग ने कॉटन बड लिया और दवाई लगाना स्टार्ट कर दिया। वो बोली, हाँ, तू कोई नाजुक बच्चा नहीं है, तू तो मेरा कारिनीतो है। मैंने कहा, अगर तूने मुझे इस नाम से चिढ़ाना बंद नहीं किया तो मैं तुझसे ड्रेसिंग नहीं करवाऊंगा। मेरी कटी हुई पीठ को देखकर सुआनिंग ने अपना थूक निगला और बोली, हो गया कारिनीतो। वो पप्पी अभी ट्रीटमेंट के अंडर है पर बहुत ज्यादा इंजर्ड है। जब वो ठीक हो जाएगा तो हम उसे अपने घर ले आएंगे। उसने कहा था हम उसे घर ले आएंगे। उसने मैं नहीं कहा था। मैं एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया। फिर मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं उसका नाम स्ट्रॉन्ग डॉग रखूंगा ताकि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। जब हम वापस लौट रहे थे तो मैंने ये बात बोली। सुआनिंग ने बिना कुछ बोले मुझे देखा और बोली, पर वो तो एक फीमेल डॉग है, उस पर कारा प्यारी नाम ज्यादा सूट करेगा। मैंने कहा, तू इस निकनेम को कभी नहीं छोड़ेगी ना? तभी मुझे कुछ याद आया और मैं रुक गया। सुआनिंग भी रुक गई और अपनी आईब्रो उठाकर बोली, क्या हुआ? मैंने पूछा, उन गुंडों का क्या हुआ? मेरा हिसाब अभी उनसे चुकता नहीं हुआ है। उसकी आंखें एकदम शांत लग रही थीं, पर उसके अंदर एक नफरत छुपी हुई थी। उसने बहुत ही नॉर्मली रिप्लाई किया, मुझे नहीं पता, शायद मर गए होंगे। अच्छा है कि हम उन्हें दोबारा कभी न देखें, वरना अगली बार वो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जा पाएंगे। उस दिन तो मेरे हाथ में पप्पी था, पर अगली बार मैं उनके दांत तोड़ दूंगी। पर मुझे तब ये बात नहीं पता थी कि जब मैं सो रहा था तब सुआनिंग ने उन तीनों को पहले ही जेल भिजवा दिया था। यहां तक कि उसने पुलिस से उनके लिए स्पेशल विजिलेंस की डिमांड भी की थी। वो मेरे पास किसी भी खतरे को भटकने भी नहीं देना चाहती थी। वो हर एक थ्रेट को मुझसे दूर रखती थी और अगर उतने से काम नहीं चलता तो वो खुद उसे खत्म कर देती थी। शायद वो लोग सच में जेल में सड़ रहे होंगे और मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाता, और न ही मैं कभी उस 18 साल वाली शर्मीली सुआनिंग को दोबारा देख पाता। अब मेरे सामने 25 साल की सुआनिंग खड़ी थी, जो थोड़ी सी हेल्पलेस और बहुत ज्यादा बच्चों जैसी लग रही थी। थोड़ी बहस के बाद मैं भागकर ऊपर अपने रूम में चला गया। जब मैंने देखा कि वो मेरे पीछे नहीं आ रही है तो मैंने चैन की सांस ली। नहाने के बाद मैं सीधे सोफे पर गिर पड़ा और सोचने लगा कि ये बंदी एकदम से इतनी चेंज कैसे हो गई। पहले तो उसने वो पोस्ट डाला, फिर इतना बड़ा बंडर खड़ा किया और अब सीधे मेरे घर में रहने आ गई। आखिर चल क्या रहा है भाई? क्या उसे गेव किन्सी पसंद नहीं था? उनकी मूवी साथ में काफी अच्छी थी। वो बंदा दिखने में भी हैंडसम था। बस बैड लक ये था कि वो अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ था। पिछली बार मैंने उसे धक्का भी नहीं दिया था। वो खुद मुझे अपने साथ घसीटने की कोशिश कर रहा था, पर मैं किसी तरह बच निकला। क्या सच में सुआनिंग को ऐसा बंदा पसंद आ सकता है? मैंने इमेजिन किया कि सुआनिंग गेव किन्सी के हाथों में हाथ डाले खड़ी है और मुझे जबरदस्ती उसे जीजा जी बोलना पड़ रहा है। यह सोचकर ही मैंने डर के मारे अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत डरावना थॉट था। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पर अगर वो सच में उससे प्यार करती हुई तो? मेरे थॉट्स पूरी तरह से भटकने लगे। मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया, जब तक कि किसी ने मेरे रूम का डोर नॉक नहीं किया। मैंने बिना मुड़े चिल्लाकर कहा, अंकल शियान, मुझे दूध नहीं पीना है, आप जाकर सो जाइए। पर नॉक होना बंद हो गया।
और फिर मुझे एक साफ आवाज सुनाई दी, चेन चेन गेट खोल, मैं हूं। वो अभी तक सोई नहीं थी, लगता है कुछ हुआ था। जैसे ही मैंने गेट खोला, सामने सुआनिंग खड़ी थी, जो बहुत ही बेचारी सी शक्ल बनाकर मुझे देख रही थी। वो अभी अभी नहाकर निकली थी और उसने अपने बाल तक नहीं सुखाए थे। पानी की बूंदें बहकर उसकी कॉलर बोन तक जा रही थी। उस ब्यूटीफुल फेस और उस रेयर क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर मुझे लगा जैसे मेरा चेहरा जलने लगा है। मैं तुरंत मुड़ा और रूम के अंदर चला गया। मुझे इस डेंजरस ब्यूटी से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना था। मैं जाकर बैठ गया, जबकि सुआनिंग धीरे धीरे मेरे पास आई। मैंने पूछा, क्या चाहिए तुझे? और चाबियों का बहाना तो बिल्कुल मत बनाना, मैं तेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं करने वाला। सुआनिंग मेरे ठीक सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा बचपना दिख रहा था और उसकी आवाज भी बहुत सैड साउंड कर रही थी। उसने कहा, चेन चेन, तूने मेरे मैसेजेस इग्नोर किए। इस मामले में तो गलती मेरी ही थी, तो मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। मैंने समझाया कि मैंने तुझे बताया तो था कि मैं शूटिंग कर रहा था, मैं तुझे पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहता था। पर मेरी बात पूरी होने से पहले ही सुआनिंग ने मुझे बीच में ही रोक दिया। वो बोली, तो क्या वो सब झूठ था कारिनी? तो हम कितने टाइम से अलग हैं? 3 साल हो गए ना, पर तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसने मुझे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया और सीधे एक और बम फोड़ दिया। क्या मैं अब तुझे पसंद नहीं हूं? अगर मैं ये कहूं कि वो मुझे पसंद नहीं थी तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था? पर अगर मैं अभी उससे पूछता कि क्या वो मुझसे प्यार करती है, तो मैं उसे वो आंसर नहीं दे पाता। मैंने उसकी तरफ देखा, पर मैं उसके इमोशंस को समझ नहीं पाया। मैंने बहुत अजीब सी शांति के साथ कहा, अब ये सब बोलने का क्या मतलब है? अगर मैं तुझसे प्यार भी करता तो उससे क्या बदल जाता? मुझे तुझे उस कॉलेज स्टूडेंट के साथ या फिर गेव किन्सी के साथ देखना पड़ता ना। मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। तुझे क्या लगता है मुझे दर्द नहीं होता होगा? बोलते बोलते मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आंसू नीचे गिरे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सुआनिंग अपनी सॉफ्ट फिंगर्स के साथ मेरे पास आई और उसने मेरे आंसू पोंछे। वो बोली, कारिनी तो रो मत। मेरी बात सुनकर वो एकदम फ्रीज हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, कौन सा कॉलेज स्टूडेंट? गेव किन्सी का मेरे साथ कोई सीन नहीं है। वो मेरे पास आया जरूर था, पर मैंने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तू कहना क्या चाहता है? रुकिए, यहाँ कुछ लोचा था, मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो कॉलेज स्टूडेंट जिसने तुझे प्रपोज किया था, तूने उसे रिजेक्ट नहीं किया था। सुआनिंग बोली, पर कारिनी तो मैं एक लड़की हूं, मैं सबके सामने उसकी बेइज्जती नहीं कर सकती थी ना। बाद में मैंने उससे अकेले में बात की थी और बता दिया था कि मैं किसी और से प्यार करती हूं। सुआनिंग किसी से प्यार करती थी। मैंने आज तक उसे किसी भी बंदे में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा था। मेरी कंफ्यूजन देखकर उसने एक हेल्पलेस स्माइल दी और बोली, वो बंदा हमेशा थोड़ा चंचल रहा है, पर दिल का बहुत साफ है। उसे पेन से बहुत डर लगता है और वो बहुत जल्दी रो पड़ता है, पर फिर भी एक छोटे से पप्पी को बचाने के लिए उसने खुद को इंजर्ड कर लिया था। मुझे कभी उसका लुक अट्रैक्टिव नहीं लगा, बल्कि उसका वो सच्चा दिल पसंद आया था। सुआनिंग ने मेरे चेहरे को बहुत प्यार से छुआ। वो दिखने में तो बहुत कैजुअल लग रहा था, पर वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई लोमड़ी अपने शिकार पर नजर गड़ाए बैठी हो। उसने मुझे पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था। वो बोली, कारिनी तो क्या तुझे पता है वो बंदा कौन है? वो कोई और नहीं, मैं ही था। मुझे डाउट में देखकर सुआनिंग ने सिर हिलाया। वो बोली, मैंने तुझे इतने सारे क्लियर हिंट्स दिए थे, पर तू मुझे अवॉइड करता रहा और सीधे अब्रॉड भाग गया। क्या मुझे बुरा नहीं लगा होगा? मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। तब जाकर मुझे समझ आया कि मैंने उसे कितना बड़ा गलत समझ लिया था। ये जानकर कि वो मुझसे प्यार करती है, मैं खुशी से भर गया, पर मेरे मन में अभी भी एक डाउट था। मैंने पूछा, पर तूने तो कहा था कि मैं तेरा छोटा भाई हूं। एक बहन का अपने भाई के रूम में इस तरह आना क्या अजीब नहीं लगता? मेरी बात सुनते ही सुआनिंग ने मेरे गाल को कसकर दबाया और बहुत गुस्से में बोली, कैसा भाई बे? उस टाइम तेरी एज ही क्या थी? मैं तुझे उस टाइम कैसे एक्सेप्ट कर लेती? मैं बिना श्योर हुए कभी कोई कदम नहीं उठाती। उस टाइम तू सिर्फ 18 साल का था। तेरे पास न तो पैसा था और न ही कोई पावर, तो मैं तुझे एक अच्छा फ्यूचर कैसे दे सकती थी? इसीलिए मैंने बिना रुके दिन रात पढ़ाई की और काम किया। मैं बस इस बात का वेट कर रही थी कि तू वापस आए, ताकि मैं अपने दम पर तुझे इम्प्रेस कर सकूं। आई होप तू मुझे एक चांस देगा। मैंने उसे थोड़ा तंग करने का सोचा और स्माइल करते हुए उसके प्यारे से चेहरे को पिंच किया, पर मैं बोला, मैं बहुत जिद्दी और लाडला हूं, तुझे ये साबित करके दिखाना पड़ेगा। सुआनिंग हंसी और उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। वो बोली, समझ गई मेरे प्यारे कारिनी तो। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। मैंने उसे थोड़ा पीछे धकेला और सोने के लिए कहा। वो बहुत सीधे बच्चे की तरह उठी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं उसे गेट तक छोड़ने गया। वो बिल्कुल इंटरनेट पर दिखने वाली उस सीधी साधी पप्पी की तरह लग रही थी। नॉर्मली वो बहुत कूल, रिजर्व्ड और सबसे डिस्टेंस बनाकर रखती थी, पर मेरे साथ वो एकदम अलग थी।
डोमिनेंट, चालाक और बहुत ज्यादा लाडली। मैं मानता हूं कि मैं प्यार में पूरी तरह से अंधा हो चुका हूं। हाँ, मैं एक अनसुधारा रोमांटिक हूं, पर जो प्यार 18 साल की एज में शुरू हुआ था वो आज भी जिंदा था और फाइनली रंग ला रहा था। जब शो की टीम मेरा सामान लेने आई तो मुझे नहीं पता था कि बाकी गेस्ट्स कौन होने वाले हैं। जब तक कि मैंने सुआनिंग और उसके साथ गेव किन्सी को नहीं देख लिया, मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया ही पागल हो चुकी है। 2 दिन पहले ली ने मेरे लिए एक शो अरेंज किया था। वो एक एडवेंचर रियलिटी शो था जो सीधे लाइव टेलीकास्ट होने वाला था। उसमें बहुत सारे बड़े स्टार्स को भी इनवाइट किया गया था। ली ने मुझसे बहुत मेहनत करने को कहा था। उसने बोला कि अब ज्यादातर लोग मुझसे नफरत नहीं करते हैं, तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। मुझे पता था कि बड़े बड़े स्टार्स आने वाले हैं, पर मुझे सुआनिंग को वहां देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा, स्माइल किया और मेरा सामान पकड़ते हुए बोली, हाय, मैं सुआनिंग हूं। आई होप हमारी ट्यूनिंग अच्छी रहे। तुम मुझे सुआनिंग बुला सकते हो। उसे ऐसे अनजान बनने की एक्टिंग करते देख मेरे चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो मुझसे न जानने का नाटक कर रही थी ना। ठीक है, मैं भी इस गेम को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा, हाय, मैं यान यीचेन हूं। आई होप हमारी अच्छी बने। गेव किन्सी ने हमारा ये इंटरेक्शन देखा और एकदम चौकन्ना हो गया। वो चुपके से आगे आया और हमारे बीच में खड़ा हो गया। वो बोला, कितनी अजीब बात है ना, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। यान यीचेन तो मुझे पहले से ही जानता है। मैंने भी स्माइल करते हुए कहा, हाँ, कितनी अजीब बात है। जल्द ही बाकी गेस्ट्स भी आ गए और गाड़ी हमें लोकेशन पर ले गई जहां से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गया। वहां पहुंचते ही मुझे सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा लगा। मैं उन पहाड़ों और नदी को अच्छे से पहचानता था। वो सुआनिंग के घर के पीछे वाला पहाड़ था और मेरी फार्म भी तो ठीक उसके बगल में ही थी। बचपन में हम यहाँ मुर्गियों के पीछे भागा करते थे। मैंने चुपके से सुआनिंग की तरफ देखा। वो भी मुझे ही देख रही थी। उसने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए स्माइल की। उसने भी उस जगह को पहचान लिया था। मैंने अपनी नजरें हटाई और इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देने लगा, लेकिन हमारे वो छोटे छोटे इशारे और एक्सप्रेशन सबके सामने आ चुके थे। लाइव चैट पर लोग बोलने लगे कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है भाई। मुझे नहीं लगता कि ये एक दूसरे को नहीं जानते, जिस तरह से वो एक्ट्रेस यान यीचेन को देख रही है। भाई, मैं तो एक्साइटमेंट के मारे मरा जा रहा हूं। हद है यार, गेव किन्सी के साथ उसकी ज्यादा केमिस्ट्री लग रही है। अरे हर चीज में किन्सी को घुसाना बंद करो। उन दोनों के बीच साफ दिख रहा है कि कुछ नहीं है। जो जोड़ियां सच में सेंस बनाती हैं उन्हें सपोर्ट करो ना, किसी को भी सुआनिंग के साथ मत जोड़ो। रूल्स सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम फिर से एक वॉरजोन बन गया था। हम सब ने ऐसे दिखाया जैसे हमें सब समझ आ गया है। फिर टीमों का बंटवारा हुआ। 8 गेस्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। हमें पहाड़ों में जाकर खाने के इंग्रेडिएंट्स ढूंढने थे और फिर साथ में खाना पकाना था। उन्होंने रात में एक सरप्राइज रिवील करने का अनाउंसमेंट भी किया, पर सस्पेंस बनाए रखा। वैसे टास्क बहुत सिंपल लग रहा था, क्योंकि इन पहाड़ों में सब कुछ मिलता था। खाना ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऊपर से मेरी फार्म भी तो पास में ही थी। हालांकि एक पूरे सुअर को पकाकर खाना थोड़ा ज्यादा हो जाता, पर टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया और हम सामान ढूंढने निकल पड़े। हमारा ग्रुप सच में कमाल का था। इसमें न सिर्फ सुआनिंग थी, बल्कि गेव किन्सी और मेरी एक जानी पहचानी चुलबुली दोस्त ली रुयान भी थी। वहीं दूसरी टीम में पॉपुलर एक्ट्रेस सैमसिन जिन और 2 जुड़वा भाई थे। चैट में लोग फिर बकबक करने लगे कि किन्सी को यान यीचेन के साथ ही क्यों रखा, कितना बकवास है। चेन चेन ने तो अभी कुछ बोला भी नहीं है और ये लोग ऐसे इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हैं। छी, पर अब तो बहुत मजा आने वाला है। कमेंट्स लगातार आ रहे थे, पर हम उन्हें नहीं देख सकते थे। हमें बस अपने इंस्टिंक्ट्स पर काम करना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी दूसरा स्कैंडल खड़ा कर सकती थी। ग्रुप डिवाइड होने के बाद हमने काम बांट लिया। हमारी टीम इंग्रेडिएंट्स ढूंढने वाली थी और सैमसन की टीम खाना बनाने के बर्तन ढूंढने वाली थी। सुआनिंग सबसे आगे चल रही थी और गेव किन्सी उससे ऐसे चिपका हुआ था जैसे उसे डर हो कि कहीं हम दोनों आपस में बात न कर लें। अगर हम अगली बार बात करते तो वो पता नहीं कहां खो जाता। पर अभी शूटिंग चल रही थी तो मैं उससे बहस नहीं करने वाला था। मैं सबके पीछे चल रहा था और आसपास कुछ काम का ढूंढ रहा था। तभी ली रुयान मेरे पास आई और बोली, यान यीचेन, क्या इत्तेफाक है ना, उस मिनी सीरीज के बाद से हम मिले ही नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ दिखोगे। मैंने स्माइल करके कहा, हाँ यार, क्या इत्तेफाक है, तुम कैसी हो? हमने पहले एक सीरीज में साथ काम किया था। उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। वो सीरीज काफी हिट हुई थी और हम दोनों को ही अच्छी पॉपुलैरिटी मिली थी। ली रुयान ने अपने कंधे उचकाए और बोली, मैं तो बढ़िया हूं, तुम बताओ? मैंने भी स्माइल किया, सब ठीक ही है। बस हाल ही में पता चला कि फेमस होना कितना सिरदर्दी का काम है। तभी वो अचानक से थोड़ा सस्पिशियस होकर मेरे करीब आई और धीरे से फुसफुसाई, क्या तुम सुआनिंग मैडम को पहले से जानते थे? तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। मैंने आसपास देखा।
जब लगा कि कोई सुन नहीं रहा है तो मैंने उसे और करीब बुलाया और कान में धीरे से फुसफुसाया, ज्यादा सवाल मत पूछ। मैंने उसका रिएक्शन तो नहीं देखा, पर इंटरनेट पर लोग हंसी के मारे पागल हो गए। चैट में आने लगा कि भाई ये बंदा कितना फनी है, इनकी ट्यूनिंग बहुत फनी है। मेरी पुरानी पसंदीदा जोड़ी फिर से जिंदा हो गई। ली रुयान कुछ और पूछने ही वाली थी कि तभी गेव किन्सी चिल्लाया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ मिल गया हो। मैं उसके पास गया तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। वो मशरूम्स थे। पहली ही नजर में दिख रहा था कि वो जहरीले हैं, क्योंकि उनके कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट और डेंजरस थे। पर वो बंदा तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। हे किन्सी ने हम सबको एक्साइट होकर बुलाया ताकि हम सब मिलकर उन्हें तोड़ें। सिर्फ वो और ली रुयान ही उन्हें खाने के लिए उतावले लग रहे थे। सुआनिंग और मैं वहीं रुक गए। किन्सी बोला, आओ ना सब मिलकर तोड़ते हैं, मैं मशरूम सूप बनाऊंगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया, भाई सच में क्या ये खाने लायक है? इनका ऊपर का हिस्सा ब्लू कलर का है, ये पक्का जहरीले हैं। मेरी बात सुनकर गेव किन्सी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, पर उसने तुरंत खुद को संभाला और एक फेक स्माइल चिपकाकर बोला, जहरीले? मैं तो अक्सर सूप बनाता हूं, इसमें कोई जहर वहर नहीं है। या नीचे मुझ पर भरोसा रखो। बोलते बोलते उसने अपनी शक्ल एकदम बेचारी सी बना ली। मैंने कहा, यह भरोसे की बात नहीं है भाई, ये मशरूम सच में जहरीले हैं। और ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता। बचपन में मैंने सुआनिंग को ऐसा ही एक मशरूम खिला दिया था और वो लगभग पागल ही हो गई थी। ली रुयान अभी कंफ्यूज ही थी, पर सुआनिंग ने बिना कुछ बोले उन दोनों को देखा और आगे बढ़ गई। है किन्सी मशरूम्स को वहीं भूलकर उसके पीछे पीछे भागने लगा और पूछने लगा, सुआनिंग क्या तुम्हें मशरूम्स पसंद नहीं है? मेरा बनाया मशरूम सूप बहुत टेस्टी होता है। ये सुनते ही सुआनिंग चिढ़कर मुड़ी और बोली, यान यीचेन ने कहा ना कि वो जहरीले हैं, फिर भी तुम उन्हें पकाना चाहते हो। किन्सी ने मासूम बनते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि वो जहरीले हैं, सॉरी, मैंने ठीक से सोचा नहीं। है किन्सी को उम्मीद नहीं थी कि इंप्रेस करने का उसका ये पैंतरा इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। तभी ली रुयान ने पूछा, सुआनिंग मैडम मान गए यार, आपको कैसे पता चला कि वो जहरीले थे? सुआनिंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में क्या चल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तुरंत एक बैड वाइब आई और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो बोली, बचपन में किसी ने मुझे जबरदस्ती ये खिला दिया था। मैं तो अपनी यादाश्त ही खोने वाली थी। मैं तो पूरी तरह पकड़े जाने की कगार पर था, तो मैंने उसकी नजरों को इग्नोर करने का नाटक किया और अपनी स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गया। दूसरी तरफ चैट अभी भी पूरी तरह एक्टिव थी। लोग सब कुछ लाइव देख रहे थे। चैट में लोग हंस रहे थे कि भाई किसी ने नोटिस किया क्या। जब सुआनिंग मैडम बोली तो वो कितनी हर्ट साउंड कर रही थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि सुआनिंग के साथ इतना भयानक इंसिडेंट हुआ होगा। यान यीचेन भी कमाल है भाई, उसने सबसे पहले नोटिस कर लिया कि वो जहरीले थे। पर इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो पहली नजर में ही जहरीले लग रहे थे। इसमें यान यीचेन का क्या कमाल, और तुम्हारे इस मासूम आइडल का क्या, जिसे इतनी बेसिक सी चीज भी नहीं पता चली। यान यीचेन तो इससे बहुत बेहतर निकला। बाकी रास्ते में हमने खीरे, टमाटर, शिमला मिर्च और बाकी सब्जियां इकट्ठी की। मुझे मानना पड़ेगा कि सुआनिंग के दादाजी खेती बहुत सॉलिड करते थे। हमने नदी में मछलियां भी पकड़ी और अंडों के लिए पेड़ पर भी चढ़े। हालांकि ये आसान नहीं था। मैं एक पेड़ पर लटका हुआ था और मुझसे 2 मीटर की दूरी पर एक तीतर का घोंसला था। ये वही घोंसला था जिसे मैं बचपन में चुराया करता था। हालांकि 10 साल बीत चुके थे, पर मेरी टेक्निक अभी भी एकदम परफेक्ट थी। मैं अभी भी चढ़ सकता था। मैं तने को पकड़कर आगे बढ़ा। अचानक से सारे पत्ते नीचे गिरे। नीचे से ली रुयान चिल्लाई, यीचेन ध्यान से, कहीं गिर मत जाना। किन्सी ने भी चिंता जताने का नाटक किया और बोला, हाँ यान यीचेन संभल कर गिरना मत। पर सुआनिंग बिल्कुल परेशान नहीं लग रही थी। वो बस शांति से मुझे देख रही थी। मैं बहुत मुश्किल से घोंसले तक पहुंचा। मैंने अंदर देखा तो उसमें लगभग 12 अंडे थे। वो तीतर तो पहले से भी ज्यादा अंडे देने लगी थी। मैंने एक अंडा उठाया और बिना देखे नीचे फेंक दिया। नीचे खड़ी सुआनिंग ने बिना हिचकिचाए उसे हवा में ही कैच कर लिया। सब कुछ इतने नेचुरल फ्लो में हुआ जैसे हमने इसकी रिहर्सल की हो। और सच तो ये था कि हमने बचपन में ये सैकड़ों बार किया था। हमें अंडों का सीजन पता होता था और हम पेड़ पर चढ़कर अंडे चुराते थे। फिर सुआनिंग के दादाजी हमें सजा देते थे। सुआनिंग कभी खुद बदमाशी नहीं करती थी, पर मेरे साथ हमेशा रहती थी। मैं ऊपर से फेंकता था और वो नीचे कैच करती थी। हमारी ऐसी कमाल की ट्यूनिंग देखकर ली रुयान तो हैरान ही रह गई। बोली, अनबिलीवेबल यान यीचेन, तुम्हारी और सुआनिंग मैडम की ट्यूनिंग तो नेक्स्ट लेवल है। मैंने कैजुअली कह दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बचपन में साथ में ये सब करते थे। मैं अंडे निकालने में इतना बिजी था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं ज्यादा बोल गया हूं। हे किन्सी के पेट में तुरंत मरोड़ उठने लगे। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम और सुआनिंग एक दूसरे को पहले से जानते हो? तब जाकर मुझे होश आया और मैंने बात संभालते हुए कहा, हाँ हम जानते थे। तभी सुआनिंग ने अचानक से पूछा, और अब नहीं जानते क्या?
मेरा दिमाग ही बंद हो गया। अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने एक ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए कहा, अरे बिल्कुल, अब भी जानते हैं ना। सुवानिंग ने अपने होंठ भींच लिए। जब लगा कि थोड़े ही अंडे बचे हैं तो मैंने रुकने का डिसाइड किया। 2 अंडे उस्मा तीतर के लिए छोड़ना जरूरी था। मैं नीचे उतरने के लिए तने से चिपक गया। तभी मुझे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो वो माँ तीतर वहीं खड़ी थी। उसने पहले मुझे देखा और फिर अपने घोंसले को, फिर अपनी पूंछ उठाई। शिट, वो अटैक करने वाली थी। मैंने तेजी से नीचे उतरना शुरू किया, पर वो चिड़िया उड़कर सीधी मेरी तरफ आई और उसने मुझे जोरदार लात मारी। बचाओ! मेरी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। मैं पूरी स्पीड से नीचे गिरा। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर मुझे कोई पेन महसूस नहीं हुआ। मैं किसी की सॉफ्ट बाहों में जा गिरा था। मैंने आंखें खोली तो देखा वो सुवानिंग थी। मैंने अपनी आंखें टिमटिमा कर देखा। मैं गलत नहीं था, वो सच में वही थी। उसने मुझे खड़े होने में हेल्प की और पूछा, ठीक हो तुम? मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूं, बस डर गया था। वो चिड़िया। तभी हमने देखा कि वो तीतर दोबारा हमारी तरफ झपट रही है। मैंने तुरंत ली रुयान का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो, वो चिड़िया अटैक कर रही है। मैं ली रुयान को खींचते हुए भागा। उसने गेव किन्सी को घसीटा और सुवानिंग हमें पीछे से कवर दे रही थी। जंगल से बाहर निकलकर हम सब हांफते हुए रुक गए। मैं डर के मारे नहीं भागा था, बल्कि इसलिए भागा था क्योंकि उसके चोंच मारने से बहुत पेन होता था। बचपन में उसने मुझे और सुवानिंग को काट लिया था। हमारे पैर सूज गए थे और ठीक होने में पूरा 1 महीना लगा था। जब सांस में सांस आई तो मैं उठा और आसपास देखा। सब सही सलामत थे, किसी को कोई चोट नहीं आई थी। परफेक्ट। ली रुयान घास पर पड़ी पड़ी बोली, मैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहती थी, मैं बहुत डर गई थी। है किन्सी ने अपना डिब्बा निकाला और हमें दिखाया तो मैं शौक ही रह गया। मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी 10 अंडों के लिए, जिनमें से 2 टूट चुके थे और 1 गायब था, यानी सिर्फ 7 ही बचे थे। मैंने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं यार, इतने काफी हैं, 1 अंडा कम खा लेंगे। मैं उठा और आसपास देखा। हम जंगल की दूसरी तरफ निकल आए थे और मेरे दादाजी की फार्म यहां से बहुत पास थी, तो हम वहां से और खाना ला सकते थे। सुवानिंग का चेहरा एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इसे किस बात पर गुस्सा आ गया। भाई, कोई ऑप्शन न देखकर मैं ली रुयान से ही बातें करता रहा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि पीछे खड़ी सुवानिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ता जा रहा था। लाइव चैट पर भी बवंडर मचा हुआ था। लोग बहस कर रहे थे और हंस रहे थे। चैट में लोग बोल रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा इतना एक्सपर्ट निकलेगा, अंडे तक चुरा लेता है। भाई, क्या किसी ने गेव किन्सी का एक्सप्रेशन देखा? यान यीचेन और सुवानिंग बचपन के दोस्त हैं, तभी तो इनकी ट्यूनिंग इतनी कड़क है। इन्हें तीतर से भागते देखना सबसे बेस्ट मोमेंट था। फार्म पर पहुंचकर मैंने सबके सामने बाड़ क्रॉस की। वहां अंदर आना सख्त मना है का बोर्ड लगा था, पर मैं कोई घुसपैठिया नहीं था। मैं तो मालिक का लाडला पोता था। जब मैं ग्रुप को बाढ़ के पार ले जा रहा था तो मुझे कोई दिखा। मैं खुशी खुशी आगे बढ़ा तो वहां एक बुजुर्ग खड़े थे। मुझे देखकर उनका चेहरा एकदम सख्त रहा, पर जैसे ही उनकी नजर सुवानिंग पर पड़ी, उनका एटीट्यूड तुरंत चेंज हो गया और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो बुजुर्ग अपनी पीठ एकदम सीधी रखे हुए थे और उनकी नजरें बहुत रोबीली थी। वो मेरे दादाजी थे। सुवानिंग और मैं अपने दादा दादी के पास ही बड़े हुए थे, इसलिए हम उनके साथ दोस्तों की तरह रहते थे। मैं स्माइल करते हुए उनके पास गया और ओवर एक्टिंग करते हुए बहुत रिस्पेक्ट से पूछा, सर, क्या आपके पास छोटे सुअर हैं? हम शूटिंग कर रहे हैं और एक खरीदना चाहते हैं। हम आपकी फार्म का फ्री में प्रमोशन करेंगे और पैसे भी पूरे देंगे। मेरे दादाजी ने मुझे देखा, फिर सुवानिंग को देखा, एक ठंडी सांस भरी और मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बाकी सब कंफ्यूज होकर आसपास देखने लगे। ली रुयान ने मेरी आस्तीन खींचकर कहा कि चुपचाप यहां से निकल चलते हैं, पर मैं कहां मानने वाला था। मैं अपने दादाजी के सामने ही अड़ा रहा। आखिरकार सदियों बाद वो बोले, सुवानिंग के कहने पर मैं तुम्हें एक छोटा सुअर दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ अंदर आकर उसे खुद ही पकड़ना पड़ेगा। मैंने खुशी खुशी कहा, डन दादाजी, थैंक यू, और मैंने बाकी सबको भी अंदर बुला लिया। सुवानिंग को छोड़कर बाकी सब अभी भी कंफ्यूज थे। चैट में लोग लिखने लगे, क्या यान यीचेन सच में सुअर खाने वाला है? यहां तक कि शो की क्रू टीम भी कंफ्यूज हो गई। लोग बोले, दोस्तों, क्या तुम्हें ये सुअरों का बाड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा? हाँ भाई, मुझे भी लगा। ये वही जगह है जहां से यान यीचेन लाइव स्ट्रीम कर रहा था। हम दादाजी के पीछे पीछे उस जाने पहचाने बाड़े में एंटर हुए। वो छोटे सुअर अब काफी बड़े हो चुके थे। सब एकदम गोल मटोल और हेल्दी थे, रोस्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट। रोस्टेड सुअर का ख्याल आते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने मन ही मन कहा, सुअरो, तुम्हारा दादाजी आ गया है। अंदर घुसते ही गेव किन्सी का चेहरा बिगड़ गया। उसे बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। ली रुयान ने नोटिस किया और पूछा, किन्सी, तुम ठीक हो क्या? तबीयत खराब लग रही है।
गेव किन्सी ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, हाँ थोड़ी सी यहाँ बहुत गंदगी है, मुझे तो उल्टी जैसा फील हो रहा है। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई गंदगी। यहाँ दिन में 3 बार सफाई होती थी और हर दूसरे दिन सैनिटाइज किया जाता था, फिर भी इसे गंदगी लग रही थी। यानी हमारी सारी मेहनत बेकार गई। मैं मन ही मन उसे गालियां दे ही रहा था कि वो फिर बोल पड़ा, क्या हम सच में इसे खाने वाले हैं? क्या हम इन मासूम सूरों को मार देंगे? ये भी तो लिविंग बीइंग्स हैं ना, हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। ऊपर से इन अंकल को इन्हें पालने में कितनी मेहनत लगती होगी। उसकी ये बकवास सुनकर मुझे हंसी आ गई। स्वानिंग ने उसे चिढ़कर देखा और मेरे दादाजी ने तो अपनी आंखें ही घुमा ली। मैं भी पूरी तरह पक चुका था। अगर मैंने कोई क्राइम किया होता तो मैं पुलिस के पास जाना पसंद करता बजाय उसकी ये फेक अच्छाई सुनने के। मैंने कहा, पहली बात, हमें कोई मेन डिश नहीं मिली है। अगर सुअर नहीं खाएंगे तो क्या हवा खाकर पेट भरेंगे? तुम कह रहे हो कि ये लिविंग बीइंग है, तो जब तुम मछली खाते हो क्या उसमें जान नहीं होती? दूसरी बात, ये जगह एकदम साफ है, यहाँ रोज सफाई होती है। तीसरी बात, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो फालतू की चिंता मत करो। और हाँ, ये दादाजी एक दिन में उतना कमाते हैं जितना तुम अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा पाओगे, तो अपनी चिंता करो भाई। लाइव चैट पर बवंडर आ गया। लोग लिखने लगे कि भले ही तुम किन्सी को पसंद न करो, पर इतना रूड होने की क्या जरूरत थी? यान यीचेन में दम तो है भाई, पर जो भी बोला एकदम सच बोला। ये लोग सिर्फ गालियां देना जानते हैं। क्या किसी को सुआनिंग और यान यीचेन का रिश्ता थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? दोस्तों, ये वही बाड़ा है जो उसके लाइव स्ट्रीम में था। गेव किन्सी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिरकार उसने आंखों में आंसू भरकर सुआनिंग की तरफ देखा और बोला, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, और अपना चेहरा छुपाकर बाहर की तरफ भाग गया। सुआनिंग ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, बस ठंडे दिमाग से सिर हिला दिया। ये रुयान थोड़ी परेशान लग रही थी। उसने पहले हमें देखा, फिर गेव किन्सी को देखा और आखिरकार उसके पीछे भाग गई। मुझे पता था कि मेरी इन बातों से मेरी इमेज खराब होगी और लोग मुझे और ट्रोल करेंगे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मुझे गालियां दे सकते थे, पर मेरे दादाजी की इंसल्ट नहीं कर सकते थे, और न ही उनकी फार्म को गंदा बोल सकते थे। मेरी फैमिली मेरी रेड लाइन थी। जब वो दोनों चले गए तो मैंने सुआनिंग और दादाजी को देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मेरे दादाजी ने मुझे 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए और बोले, नालायक, बिना बताए भाग गया था तू, मुझे इस फार्म के भरोसे अकेला छोड़ दिया। हम सब हंस पड़े। मैंने कहा, अरे दादाजी, मजबूरी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने का। किसे पता था कि हम यहीं शूटिंग करने आ जाएंगे? क्या इत्तेफाक है ना। वैसे दोस्तों, ये मेरे दादाजी हैं। दादाजी, मुझे सच में रोस्टेड लेग खाना है। दादाजी ने आंखें बड़ी की और बोले, सुआनिंग ने तो नहीं कहा कि उसे खाना है। तू अकेला डिसाइड करने वाला कौन होता है? पहले पूछ तो ले कि उसकी क्या मर्जी है। इस बीच सुआनिंग अभी भी सीरियस और चुपचाप खड़ी थी। यहां तक कि दादाजी की बात सुनकर भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने चुपके से उसकी आस्तीन खींची और बहुत मासूम शक्ल बनाकर कहा, प्लीज बोल देना, मुझे रोस्टेड लेग खाना है। सुआनिंग ने मुझे गुस्से से देखा पर आखिरकार मान गई। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, मुझे भी रोस्टेड लेग खाना है। जब सुआनिंग कुछ मांगती थी तो दादाजी कभी मना नहीं करते थे, पर इस बार हम सुअर नहीं काट पाए। सुआनिंग और मैं बाड़े के अंदर गए। सुअरों को इतना बड़ा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने एक लकी सुअर को पकड़ने का डिसाइड किया। मैंने एक ब्लैक सुअर को देखा और आवाज दी, शियाओवेन हकता नहीं है। उस पॉपअप दांतों वाले सुअर ने अपना नाम सुना और हमारी तरफ भागता हुआ आया। फिर मैंने आवाज दी, शियाओ किन धोखेबाजों से प्यार करती है। मैंने कई सुअरों को उनके नाम से बुलाया और उन्हें अभी भी मेरा नाम याद था। वो आकर मुझसे चिपकने लगे। वो एकदम साफ सुथरे थे, कोई बदबू नहीं आ रही थी और बहुत क्यूट लग रहे थे। मैंने सुआनिंग की तरफ देखा, वो अभी भी एटीट्यूड दिखा रही थी। मुझे समझ आ गया था कि वो सबके सामने नाटक कर रही है और प्राइवेट में बहुत नॉटी हो जाती है, तो मैंने उसे छेड़ने का सोचा। मैंने जोर से चिल्लाया, सुआनिंग। जैसे ही वो मुड़ी, एक व्हाइट सुअर मेरी तरफ भागा चला आया। मैंने उसे सहलाया और कहा, सुआनिंग कितनी अच्छी बच्ची है ना। सुआनिंग ने चिढ़कर पूछा, तुमने इसे क्या बुलाया? फिर से बोलना, क्या बुलाया तुमने? उसे उस सुअर को घूरते देखना बहुत फनी था, पर उसका खुद का नाम सुनना और भी मजेदार था। मैं स्माइल करते हुए खड़ा हुआ, सुआनिंग, मैंने लाइव स्ट्रीम में इसका नाम यही रखा था, क्या ये प्यारा नाम नहीं है? सुआनिंग ने एक फेक स्माइल दी और अपने दांत भींचकर बोली, हाँ बहुत प्यारा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। चैट में लोग पागल हो गए। भाई, इसने असली सुआनिंग को ही छेड़ दिया। ये दोनों बहुत फनी है यार। इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हें क्या लगता है कि सुआनिंग क्यों नहीं हंस रही? क्योंकि एक सुअर का नाम उसके नाम पर रखा गया है। हा हा हा। इतने सारे सुअरों को देखकर मैंने पूछा, कौन सा वाला खाएं? सुआनिंग ने मुझसे नजरें चुरा ली और चिढ़कर बोली, जो तुम्हारा मन करे। मैंने कहा, फिर तो हम सुआनिंग को ही खाएंगे। सुआनिंग रुक। मैं उसके पीछे भागा पर वो सुअर बहुत तेज थे, मैं एक को भी नहीं पकड़ पाया। मैंने कहा, मेरी हेल्प करना। वहां खड़ी होकर क्या देख रही है?
सुआनिंग ने सुअर को देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, पर फ्लॉप हो गई। सुआनिंग नाम का वो सुअर सबसे तेज भागा। हम उसकी पूंछ तक नहीं छू पाए। आखिरकार हम किसी भी सुअर को नहीं पकड़ पाए और हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। पूरे धूल से भर चुके थे। दादाजी ने हमें डांटा और कहा कि अगर एक सुअर भी नहीं पकड़ सकते तो खाने के लायक भी नहीं हो। अगर उनके हाथ में गन होती तो शायद हमें गोली ही मार देते। पर बहुत मिन्नतों के बाद और क्रू की हेल्प से उन्होंने हमें एक बड़ी सी सुअर की टांग दे दी। अब हमारे पास मेन डिश तो आ गई थी, बस इसे पकाना बाकी था। जब हम टांग लेकर वापस पहुंचे तो बाकी लोगों ने आग जला ली थी। भले ही वो सालों से इंडस्ट्री में थे, पर सबके सब बहुत सिंपल और अच्छे थे। कोई स्टार्स वाला एटीट्यूड नहीं दिखा रहा था। साथ में खाना पकाना बहुत मजेदार लग रहा था। माहौल एकदम खुशमिजाज था। हम घास पर बैठकर पिकनिक की तरह बातें कर रहे थे और उस लेक को रोस्ट कर रहे थे। सब कुछ बहुत कंफर्टेबल और हसीन चल रहा था, पर किसी न किसी को तो अटेंशन चाहिए ही होती है। गेव किन्सी ने सुआनिंग की प्लेट में खीरा रखा और बोला, सुआनिंग थोड़ा खा लो, ये एकदम फ्रेश है और बहुत टेस्टी है। पर जैसे ही उसने मुंह खोला, उसने अपनी बेवकूफी फिर से दिखा दी। भले ही सुआनिंग एक बहुत बड़ी स्टार थी, पर शो में उससे भी ज्यादा सीनियर और अनुभवी गेस्ट मौजूद थे। इस तरह उसकी इतनी खुल्लम खुल्ला चापलूसी करना बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। सुआनिंग ने एकदम ठंडा रिप्लाई दिया, थैंक यू, पर मुझे खीरा पसंद नहीं है। और उसने वो सब उठाकर मेरी प्लेट में डाल दिया। उसका ये अंदाज बहुत ही डोमिनेंट और नखरीला था। सबने अपनी सांसें थाम ली और मेरा रिएक्शन देखने लगे। मैंने उसे हल्की डांट वाली नजरों से देखा, जैसे कह रहा हूं कि थोड़ा कंट्रोल रख, ताकि लोगों के सामने हमारा राज न खुल जाए। फिर मैंने बाकी सबको देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इतने हैरान क्यों थे। मुझे तो खीरा सच में पसंद था ना, मुझे तो उसे खाना ही था, तो मैंने झटपट उसे खत्म कर दिया। मुझे बस अंडे चाहिए भाई, चलो सब लोग खाओ ना, ये बहुत टेस्टी, सॉफ्ट और बहुत न्यूट्रिशियस हैं। फिर मैं अचानक शांत हो गया। हम 8 लोग थे, पर अंडे सिर्फ 7 ही थे। जाहिर है किसी एक को तो बिना अंडे के ही रहना पड़ता। ऐसे में बेहतर यही था कि मैं खुद ही पीछे हट जाऊं। सैमसन जिन ने सिचुएशन को समझा और माहौल को हल्का करते हुए बोली, हाँ यान यीचेन सही कह रहा है, चलो सब लोग ठंडे होने से पहले खा लो। मेरा तो पेट वैसे ही भर चुका है, मैं अंडा नहीं खाऊंगी, तुम लोग ही खा लो। उसकी बात सुनकर बाकी लोगों ने भी लेने से मना कर दिया। आखिरकार सुआनिंग ने अपना अंडा सैमसन जिन को दे दिया। मन ही मन मैंने उसकी तारीफ की। बंदी यूं ही इतनी बड़ी स्टार नहीं बनी थी, उसे ऐसी सिचुएशन हैंडल करना बहुत अच्छे से आता था। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि मैंने देखा सुआनिंग की चॉपस्टिक्स मेरी प्लेट की तरफ बढ़ी। उसने मेरे अंडे को बीच से तोड़ा और आधा हिस्सा उठा लिया। मैंने तुरंत बात संभालते हुए मजाक के टोन में कहा, अरे कोई बात नहीं, हम लोग पर्सनली भी ऐसे ही खाना शेयर करके खाते हैं, सब नॉर्मल है। हाँ हाँ चलो चलो सब लोग खाते रहो। मेरी इस बात ने बाकी लोगों का ध्यान खींच लिया। वैसे यान यीचेन, तेरा वो लाइव स्ट्रीम सच में बहुत फनी था यार। मेरा चेहरा शर्म से लाल होने लगा। शिट, मुझे पता था कि ये लोग वही सवाल पूछेंगे। किस्मत से मेरे पास इसका जवाब तैयार था। मैं बस बहुत ज्यादा बोर हो रहा था यार। आई होप किसी को बुरा ना लगा हो, शायद बाकी किसी को बुरा ना लगा हो, पर तुझे कैसे पता? क्या पता हमारी गॉडेस सुआनिंग को बुरा लगा हो। तूने एक सुअर का नाम उनके नाम पर जो रख दिया था। इस एक लाइन के साथ गेव किन्सी ने सारा अटेंशन मेरी तरफ मोड़ दिया। सुआनिंग वहां मौजूद थी, फिर भी उसकी हिम्मत सिर्फ इसलिए हो रही थी क्योंकि वो जानता था कि सुआनिंग ऐसे फालतू सवालों का रिप्लाई कम ही देती है। सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देखने लगे। इंडस्ट्री में सब जानते थे कि गेव किन्सी को उस हर बंदे से चिढ़ थी जो सुआनिंग के करीब जाने की कोशिश करता था। अगर कोई पास आने की कोशिश भी करता तो वो उस पर ताने कसने और टोंट मारने लगता था। आखिर उसकी फैमिली के पास अंधा पैसा जो था। मैं मुस्कुराया और जवाब देने ही वाला था, पर सुआनिंग उससे पहले ही बोल पड़ी। उसने बहुत ही एलिगेंट तरीके से अपना खाना खत्म किया और बोली, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन चेन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों में ऐसे मजाक चलना नॉर्मल है। भले ही वो बहुत शांत आवाज में बोली थी, पर गेव किन्सी को उसकी आंखों में एक बर्फीली वार्निंग साफ दिखाई दे गई। वो अंदर तक कांप उठा। ऐसा लगा जैसे वो आग के पास खड़ा हो और उसका दिल जम गया हो। उसे संभलने में थोड़ा टाइम लगा। उसने ऑकवर्ड होकर सिर हिलाया और कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम और यान यीचेन इतने क्लोज हो। सुआनिंग ने सिर्फ एक लाइन में उस टॉपिक को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। उसके बाद बाकी का खाना बहुत ही सुहाने माहौल में बीता। हमने आग के पास बैठकर वो रोस्टेड लेग खाया। सबने खूब गाने गाए और डांस किया। जब शूटिंग खत्म होने वाली थी, तब क्रू टीम ने आग के पास बैठे हुए हम सबके सामने लास्ट सरप्राइज रिवील किया। उन्होंने अचानक हमें एक चौंकाने वाली न्यूज दी। हमें एक गेस्ट हाउस में रुकना था, पर दिक्कत यह थी कि वहां सिर्फ 6 ही कमरे थे, यानी 2 लोगों को बाहर टेंट में सोना पड़ता। दिन भर की थकावट के बाद सब हैरान रह गए।
कोई भी अनजान जगह पर बाहर टेंट में नहीं सोना चाहता था। जब कोई कुछ नहीं बोला तो मुझे याद आया कि बचपन में मैं अक्सर घास पर ही सो जाया करता था। इसलिए मेरे लिए टेंट में सोना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस सोने के लिए एक जगह होनी चाहिए थी, उतना काफी था। मैंने हाथ उठाया और कहा, मैं टेंट में सो जाऊंगा। मेरी बात सुनकर सब लोग मुझे हैरानी से देखने लगे। सुआनिंग तुरंत बोल पड़ी, मैं भी टेंट में सोऊंगी। उसके ऐसा कहते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। गेव किंसी तुरंत बीच में टपक पड़ा, शायद मुझे बाहर टेंट में जाना चाहिए। मैंने मन ही मन उसकी क्लास ली। जब तक सुआनिंग ने हाँ नहीं कहा था तब तक तो इसके मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। अब बड़ा हीरो बन रहा है। मुझे अच्छे से पता था कि उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, पर बेटा सपने में भी नहीं। सुआनिंग ने अपनी भौएं सिकोड़ी और बोली, यान ईचेन बाहर क्यों नहीं सो सकता? वो बिल्कुल सो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सो सकता है। मुझे बस लगा कि शायद तुम्हें बाहर सोने की आदत न हो। गेव किंसी नर्वस हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुआनिंग सीधे मेरा स्टैंड ले लेगी। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। क्रू टीम को जो ड्रामा और टीआरपी चाहिए थी वो उन्हें मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने हम सबको सोने के लिए भेज दिया। टेंट और कमरों के बंटवारे के साथ ही लाइव टेलीकास्ट वहीं खत्म हो गया। बाकी सब अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि सुआनिंग और मैं टेंट्स की तरफ बढ़ गए। वो जगह और वो साथ दोनों ही मेरे जाने पहचाने थे। मैं सीधे अपने टेंट में नहीं गया, बल्कि बाहर ठंडी घास पर बैठ गया। ऊपर चमकते तारों और पूरे चांद को देखते हुए मुझे लगा जैसे मैं अपने बचपन में वापस लौट आया हूं। तब हमें लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती थी। हम साथ में घास पर भागते थे, खेलती हुई तितलियों और जुगनुओं को पकड़ते थे, और जब थक जाते थे तो यहीं जमीन पर लेटकर आसमान में तारों को निहारा करते थे। तभी मुझे अपने पास किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने पूछा, शूटिंग खत्म हो चुकी है, सारे कैमरे बंद हैं, फिर भी तू मेरे इतने पास आ रही है? तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं है क्या? सुआनिंग मेरे बगल में बैठ गई और बहुत ही स्वीट टोन में बोली, कैमरे बंद हो चुके हैं ना, इसीलिए। रियलिटी तो ये थी कि लाइव स्ट्रीम देखने वाले व्यूअर्स तो बस अपनी आंखें ही मलते रह गए थे। मैं खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, सुआनिंग, तुझे पहले से पता था ना कि हम यहां शूट करने वाले हैं? तूने ये सब जानबूझकर किया था ना? सुआनिंग ने बच्चों की तरह मासूमियत से मना किया, नहीं कारिनी, तो मुझे सच में नहीं पता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये जगह तेरे दादाजी की है। उसे अपनी कूल इमेज से हटकर इस तरह बचकानी एक्टिंग करते देखकर मुझे हंसी आ गई। उसकी आंखें एकदम मासूम लग रही थीं। मैं बोला, हाँ हाँ करती रह नाटक। अब तुझसे अपनी वो कोल्ड वाली इमेज मेंटेन नहीं हो पा रही ना। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। तूने ही तो मुझसे शो के दौरान डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा था, तो मैं तेरी बात कैसे टाल सकती थी, है ना? उसने उदास होकर पूछा। उसकी उंगलियां मेरी शर्ट के बटन से खेल रही थी। मैंने एक ठंडी सांस ली और उसका हाथ हटाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज तूने जो भी किया है उससे पूरे इंटरनेट पर लोगों को शक हो जाएगा। अगर तेरी वजह से मैं फिर से ट्रेंडिंग में आकर ट्रोल हुआ ना, तो तू अपनी खैर मनाना। शो देखने वाली पब्लिक तो हैरान ही रह गई। भाई, शक तो हमें बहुत पहले से था, बस सबूत की कमी थी, और अब तो सबूतों की बाढ़ आ गई है। इन दोनों के बीच पक्का कुछ पक रहा है। सुआनिंग ने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और बहुत ही प्यार से बोली, तो फिर मान लेते हैं ना, सबको बता देते हैं कि अभी हम ऑफिशियली रिलेशनशिप में नहीं हैं, पर मैंने मान लिया है कि तू मुझे इम्प्रेस कर रहा है। बस मान लेना। वो किसी बिल्ली की तरह प्यार मांगते हुए मेरी चेस्ट में अपना मुंह छुपाकर फुसफुसाने लगी। उसकी नाक मेरी शर्ट से रगड़ रही थी और वो मेरी खुशबू को महसूस कर रही थी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तू मुझे एक्सेप्ट कर ले? क्या तू अब मुझसे प्यार नहीं करता कारिनी? तो मैं ऐसा क्या करूं कि तू मुझे फिर से पहले की तरह चाहने लगे? मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। उसके बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। हल्की सी रोशनी में उसका प्रोफाइल कट और उसकी चमकती आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे उसकी आंखों में पूरी आकाशगंगा समाई हो। मैं एक मोमेंट के लिए सुन्न रह गया। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब कोई सपना या झूठ ना हो, क्योंकि अगर ये झूठ निकला तो मैं टूट जाऊंगा। कारिनी, तो तुझे पता है मैंने उस पप्पी का नाम चेन चेन क्यों रखा था? क्योंकि वो कारा प्यारी फीमेल पप्पी तेरे जाने के बाद मर गई थी। मरने से पहले उसने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था। कारिनी, तो तुझे पता है वो अपने आखिरी मोमेंट में भी अपनी गर्दन उठाकर तुझे ही ढूंढ रही थी। वो तुझे कभी भूल नहीं पाई। उसे डर था कि तू वापस आएगा और वो तुझे नहीं मिलेगी, इसलिए वो तेरे लिए अपनी निशानी छोड़ गई ताकि उसकी बेटी उसकी जगह तुझे देख सके। बोलते बोलते उसकी आवाज भारी हो गई और उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। पहली बार मैंने उसे इस तरह रोते हुए उस पतली सी गली में देखा था। उसने खुद को संभालने के लिए एक पॉज लिया और आगे बोली, मुझे लगता है कि मैं तो उस पप्पी जितनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। उसने तो हिम्मत दिखाकर प्यार किया, फिर भी वो तेरा वेट नहीं कर पाई।
अगर मैं ऐसे ही हिचकिचाती रहती तो शायद मैं तुझे हमेशा के लिए खो देती। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द छुपा था। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू मुझसे प्यार करता है? तुझे पता है जब तू चला गया था तो मैं कितनी अकेली हो गई थी। तुझे अंदाजा भी है कि मैंने वो साल कैसे काटे हैं। स्वानिंग अचानक मुड़ी। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे नीचे घास पर गिरा दिया। फिर उसने बहुत ही नरमी से मेरे होठों पर एक किस किया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी धड़कनों को अपनी चेस्ट पर महसूस करने लगा। तभी मेरी पलकों पर एक गर्म आंसू की बूंद गिरी। मैंने आंखें खोली। स्वानिंग रो रही थी। मैंने अपनी लाइफ में उसे कभी ऐसे रोते नहीं देखा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, जो उसकी पलकों पर ठहर कर नीचे गिर रहे थे। मेरे दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि कोई रोते हुए भी इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है। मैंने उसे धीरे से पीछे धकेला ताकि वो मुझे छोड़ दे। उसने अपनी पकड़ ढीली तो की, पर जाने से पहले मुझे 2 बार और किस कर लिया। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने झिझकते हुए उसे खुद से दूर किया और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी हल्की सी हंसी मेरे कानों में गूंजी। उसने मेरे गालों को सहलाया और मेरा चेहरा फिर से अपनी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से गीली थी और अलाव की जलती आग की रोशनी उसके आंसुओं पर पड़कर एक सोने जैसा ग्लो दे रही थी, जो उसके भीगे गालों पर चमक रहा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि हमने आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। जिस इंसान से हम अपनी जवानी में बेइंतहा प्यार करते थे, 25 साल की एज में आखिरकार वही हमारा लाइफ पार्टनर बन गया था।